इंडिया के जितने क्लोज रिलेशंस नेपाल के साथ रहे हैं हिस्टोरिकली, उतने दुनिया में और किसी मुल्क के साथ नहीं। इंडियंस और नेपालीज बिना वीजा पासपोर्ट के ना सिर्फ बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं बल्कि एक दूसरे की कंट्रीज में रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से और पिछले कुछ दिनों से ये रिलेशन खराब होने लगे। ऊपर से नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक्यूज किया इंडिया कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है नेपाल का। दोनों कंट्रीज के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट चलने लगा। क्या है ये बॉर्डर डिस्प्यूट और क्यों इसकी शुरुआत हुई? ये कंट्रोवर्सी आज से कुछ दिन पहले इंडियन मीडिया में आई जब नेपाल ने अपने कंट्री का एक नया मैप निकाला और एक ऐसा एरिया अपने मैप में इंक्लूड किया नेपाल के अंदर जो पिछले मैप्स में नहीं किया, जो एरिया एक्चुअली में आज के दिन इंडिया के कंट्रोल में है। आप इनका नया मैप देखेंगे जो नॉर्थ वेस्ट टिप है नेपाल की, एक ट्रायंगुलर सा एरिया बाहर आ रहा है, ये वो डिस्प्यूटेड एरिया है। ये एरिया एक्चुअली में दोस्तों ईस्टर्न मोस्ट टिप है उत्तराखंड। क्या है इस एरिया में? ये अराउंड 300 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है और जो नॉर्थ मोस्ट गांव कह सकते हैं, जगह कह सकते हैं, वो है लिम्पियादुरा। जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है इसका वो है लिपू लेक पार्क और साउथ वेस्ट में गुंजी आता है और काला पानी है इसके साउथ में। तो इन तीन जगहों की बेस पे इस एरिया को डिफाइन किया गया है। नेपाल का मानना है कि ये एरिया राइटफुली नेपाल को बिलोंग करता है और इंडिया का मानना है कि ऑब्वियसली ये एरिया इंडिया का है। कौन यहाँ पर सही है और क्या इस जमीन की हिस्ट्री है? पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत दो इवेंट से हुई जो करीब आज से 6 महीने पहले हुए। पहला इवेंट था नवंबर 2019 में जब मोदी सरकार ने एक मैप रिलीज किया जिसमें जो काला पानी का रीजन था वो इंडिया के अंदर माना, जिसमें नेपाल की गवर्नमेंट खुश नहीं हुई। दूसरा इवेंट है 8 मई 2019 का। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक नया रोड इनॉग्रेट किया, करीब 80 किलोमीटर की रोड जो इंडिया और नेपाल के साथ साथ जाती है, इस डिस्प्यूटेड एरिया से गुजरती हुई लिपू लेक तक पहुंचाती है। इस रोड का पर्पस बताया गया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रियों को जाने के लिए मदद मिलेगी। इस रोड के बनने से पहले जो कैलाश मानसरोवर पर यात्री जाते थे उन्हें सिक्किम से होकर जाना पड़ता। 5 दिन की ट्रिप होती थी। इस रोड के बनने के बाद ये गाड़ी से चाइना के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे और फिर ये तकरीबन 2 दिन की ट्रिप रह जाएगी। इस रोड के इनॉग्रेट होने के बाद नेपाल की सरकार बहुत नाराज हुई क्योंकि इनका मानना था कि ये लिपू लेक पास इनके अंडर आता है और इनका ये भी मानना था कि इनको रोड यहाँ पर बनानी थी तो इंडिया को नेपाल के साथ बैठकर बात करनी चाहिए थी, अग्रीमेंट करनी चाहिए थी ये करने से पहले। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल रिलेशंस ने कहा कि ये जो एरिया है ये कम्प्लीटली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आता है और इसलिए हमने नेपाल से कोई बात नहीं की। लेकिन हालत बद से बदतर हो गई जब नेपाल में इसको लेकर प्रोटेस्ट होने लगे। 15 मई को इंडियन आर्मी चीफ ने कहा नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके पीछे चाइना का हाथ। नेपाल में लोग और गुस्सा हो गए इस बात को लेकर और फिर नेपाल ने अपना ये नया मैप निकाला जिसको लेकर फिर ये पूरा डिस्प्यूट सामने आया। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट का इशू है ये पहली बार 1990s के बाद खड़ा हुआ जब नेपाल में डेमोक्रेसी आई और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो फाइनली एक्सेस कर पाई पुराने हिस्टोरिकल पेपर्स को ये देखकर कि जो हमारी मोनार्की थी ये किस तरह से बॉर्डर्स को डिफाइन करती थी और इन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, ये जो एरिया है ये नेपाल को बिलोंग करना चाहिए और तब से लेके अब तक ये इसे डिस्प्यूटेड एरिया की तरह डिफाइन करते आ रहे हैं। जुलाई 2000 में इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और उस वक्त के नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने इस इशू को लेके बातचीत की इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये अग्रीमेंट दोस्तों बीच में अटक गई जब इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि वहां से इंडियन आर्मी की प्रेजेंस हटाएंगे। मई 2015 में इंडिया ने और चाइना ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन की, वो लिपू लेक पास को एज अ ट्रेड पास यूज करेंगे और ये वो पॉइंट था दोस्तों जहां से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस खराब होना शुरू हुए। उस वक्त 2015 में ही नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई इस चीज को लेकर और प्रोटेस्ट जताया। उन्होंने कहा था कि ये जो काला पानी का रीजन है ये नेपाल के अंदर आता है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये राइटफुली किसको बिलोंग करता है, इंडिया को या नेपाल को? इस सवाल को डिफाइन करने के लिए दोस्तों मैं दोनों साइडों के आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करूंगी। नेपाल अपनी तरफ से ये आर्ग्यू करता है कि सुगौली ट्रीटी आखिरी ट्रीटी थी जिसमें दोनों साइड्स अग्रीमेंट में थी। उसके बाद कोई ऐसी ट्रीटी नहीं की गई जिसमें दोनों साइड्स एक दूसरे से अग्री करती हो, इसलिए हम सुगौली ट्रीटी को ही एज अ बेसिस लेकर चलेंगे और उसकी बेसिस पर ये जो एरिया है ये हमारा होना चाहिए, क्योंकि उस ट्रीटी में डिफाइन किया गया है कि महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग हमारी वेस्टर्न बाउंड्री डिफाइन की जाएगी
और जहाँ पर ये रिवर दो में बट रही है, क्लियरली दिख रहा है कि ये बड़ी वाली रिवर महाकाली रिवर है, इसलिए ये एरिया अपने अंडर आता है। अब इंडिया के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इतने सालों से नेपाल ने इस चीज को लेकर कुछ नहीं कहा। कब से, दशकों से चलती आ रही है ये चीज। 1860s के बाद से यही अनऑफिशियली बाउंड्री यूज की जा रही है, तब तो नेपाल ने कुछ नहीं कहा। तो अब अचानक से इस इशू को क्रिएट करने का क्या तुक बनता है, और इसके काउंटर में नेपाल आर्ग्यू कर सकता है कि 1990s के बाद से नेपाल में डेमोक्रेसी आई है। उससे पहले तो मोनार्क का रूल चल रहा था और मोनार्क अपनी मर्जी चलाता था, लोगों की मर्जी कभी नहीं सुनी गई। और मोनार्क का कहना था कि यही अनऑफिशियल बाउंड्री यूज की जाएगी, तो हम मोनार्क की क्यों सुने, अब हमारे पास डेमोक्रेसी आई है। और यहाँ पर इंडिया के फेवर में एक और आर्ग्यूमेंट है कि 1990s के बाद भी जब नेपाल डेमोक्रेटिक बन भी गया था, फिर भी नेपाल ने इतने अरसे तक लिम्पियाधुरा को अपने अंडर कंसीडर नहीं किया था। अब एकदम से क्या कर दिया कि ये नया पॉलिटिकल मैप आ गया। तो ये दोनों साइड्स की आर्ग्यूमेंट है। अब यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है दोस्तों, आपने पूरी हिस्ट्री सुन ली, आपने दोनों साइड्स की आर्ग्यूमेंट सुन ली, तो आपके हिसाब से ये जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है ये राइटफुली किसको बिलोंग करता है, इंडिया को या नेपाल को? आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं उम्मीद करती हूँ दोनों मुल्क एक दूसरे से बातचीत करके ये मसला सॉल्व कर लें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि नेपालीज और इंडियंस के बीच में जो कनेक्शन है और जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। कितने सारे नेपाली लोग इंडिया में काम करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, आर्मी में काम करते हैं, और इस इशू का सोल्यूशन ढूंढते वक्त दोनों साइड्स को यहाँ पे सेंसिटिव रहना पड़ेगा, एक दूसरे की बात समझनी पड़ेगी, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव समझने पड़ेंगे ताकि सोल्यूशन निकल पाए यहाँ पर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।